Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्पार्क केमिस्ट्री क्लासेज स्पार्क केमिस्ट्री क्लासेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपके पास हर एक वीडियो पहुंच जाए, इसके लिए आप इस हमारे YouTube चैनल को स्पार्क केमिस्ट्री क्लासेज को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने ठोस के बारे में पढ़ा था। उससे बताया गया था ठोस क्या है, ठोस के गुण के बारे में समझाया गया था, ठोस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताया गया था। अब उसके आगे हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने देखा कि जो सॉलिड है, ये जो ठोस अवस्था है, ये ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसी को एमॉर्फस सॉलिड भी बोला जाता है। तो ये सॉलिड दो प्रकार के हैं, एक है क्रिस्टलीय ठोस और एक है अक्रिस्टलीय ठोस। ये जो अक्रिस्टलीय ठोस है, इसका दूसरा नाम एमॉर्फस सॉलिड है। और ये जो एमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड है, और एमॉर्फस का मतलब होता है नो फॉर्म्स। नो मतलब नहीं, और फॉर्म्स का मतलब रूप, मतलब जिसका कोई रूप नहीं हो, अर्थात शेपलेस। शेपलेस कहने का मतलब कि जिनके ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं हो। तो यहां से हम लोग क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन दिया था कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है उसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती है, अर्थात जिनका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है उसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है तो उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो ये था दो प्रकार का ठोस, एक था क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर को समझेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर के लिए सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे हम लोग। इस तरह से एक तरफ हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को लिखेंगे, और एक तरफ हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस को लिखेंगे। ये जो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। VVI फॉर 10+2, 10+2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। व्हाट इज डिफरेंसेज बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर को समझते हैं हम लोग।
तो इस तरह से सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे और बच्चे इसको अच्छे से समझें। सबसे पहला अंतर, अगर क्रिस्टलीय ठोस की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, तो कहता है कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है। ध्यान रहे, इसमें अवयवी कण नियमित होते हैं। इसमें अवयवी कण अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इनका जस्ट अपोजिट, कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। सबसे पहला अंतर क्लियर। क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण नियमित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस इसमें अवयवी कण अनियमित पैटर्न में व्यवस्थित होता है। उसके बाद दूसरा, जब अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित है, अर्थात जब अवयवी कण नियमित पैटर्न में व्यवस्थित है, तो इसका ज्यामितीय आकार जो होता है वो निश्चित होगा। इनका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इनका उल्टा, यहाँ पर अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित है, तो इनका ज्यामितीय आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा। तो इनका ज्यामितीय आकार अनिश्चित होता है। ये दो अंतर, ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर चाहें तो ये बच्चे इस चीज़ को लिख सकते हैं। दो अंतर। अब इसके आगे हम लोग अगला अंतर बताते हैं। तीसरा अंतर, अगर क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, दूर दूर तक एक ही प्रकार की व्यवस्था होती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इसमें अवयवी कण दीर्घ परासी व्यवस्था, दीर्घ परासी व्यवस्था कहने का मतलब है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होती है।
जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसका उल्टा। इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था है तो अक्रिस्टलीय ठोस में लघु परासी व्यवस्था होता है। इसमें अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है। लघु परासी व्यवस्था कहने का मतलब है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, इसमें अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, मतलब दूर दूर तक एक ही प्रकार की व्यवस्था है। और दूर दूर तक एक ही प्रकार की व्यवस्था होने के कारण इसमें एक ही क्रिस्टल में, इस एक ही क्रिस्टल में उस क्रिस्टल का जो भौतिकी गुण होता है वो भिन्न भिन्न होता है। और जब एक ही क्रिस्टल में उसका भौतिकी गुण भिन्न भिन्न हो तो उसे हम लोग विषमदैशिकता कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति का होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस इसमें अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था है। कहने का मतलब छोटे छोटे डिस्टेंस पर, छोटी छोटी दूरी पर एक ही जैसा व्यवस्था होने के कारण इसमें जो भौतिकी गुण है वो सभी जगह उस पूरे क्रिस्टल में समान होता है। तो जब भौतिकी गुण पूरे क्रिस्टल में एक ही जैसा हो, पूरे क्रिस्टल में भौतिकी गुण जैसे अपवर्तनांक हो गया, प्रतिरोधकता हो गया, विद्युत चालकता हो गया, ये सब जो भौतिकी गुण है यदि उस पूरे क्रिस्टल में एक जैसा है तो उसको हम लोग समदैशिक कहते हैं। और जब उस पूरे क्रिस्टल में जो भौतिकी गुण है वो एक जैसा नहीं है तो उसको हम लोग विषमदैशिक कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो ये चार अंतर, इसी प्रकार से और भी अंतर हैं, चाहे तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट अंतर का पांचवा अंतर है क्रिस्टलीय ठोस, इसकी जो गलन की ऊष्मा होती है वो निश्चित होती है। निश्चित गलन की ऊष्मा होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो गलन की ऊष्मा अनिश्चित होती है। गलन की ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। और अगला अंतर है कि जब किसी तेज धार वाले औजार से इसे काटा जाए, मान लिया जाए ये क्रिस्टलीय ठोस है और जब इसको तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो जब तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो ये इस प्रकार से चिकना सतह में विभक्त हो जाएगा। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो जब इसको तेज धार वाले औजार से काटेंगे, यह है अक्रिस्टलीय ठोस
और जब इसको तेज धार वाले औजार से काटेंगे तब ये सपाट और चिकना सतह में विभक्त नहीं होगा और वो कुछ इस प्रकार से विभक्त होगा। तो जब क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो वो चिकनी और सपाट सतह में विभक्त हो जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो ये रफ सरफेस देता है, ये चिकना सतह में विभक्त नहीं होती है। तो बच्चों, ये था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट 10+2 के लिए सॉलिड स्टेट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो ध्यान रहे, क्रिस्टलीय ठोस में ज्यामितीय आकार निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ज्यामितीय आकार अनिश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ज्यामितीय अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो अनियमित होती है। क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में लघुप्रासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति का होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति का होता है। क्रिस्टलीय ठोस की गलन की ऊष्मा निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में गलन की ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोस को जब तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो चिकनी सतह में विभक्त हो जाता है, चिकना और सपाट सतह देता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को जब तेज धार वाले औजार से काटा जाता है तो वो रफ सरफेस देता है, चिकना और सपाट सतह में विभक्त नहीं होता है वो। तो ये था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, ध्यान रहे, ठोस को दो प्रकार से बांटा गया, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस को भी कई प्रकार से बांटा गया है। तो क्रिस्टलीय ठोस को मुख्य रूप से 4 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड हिंदी होता है आणविक ठोस। दूसरा है आयनिक सॉलिड। और हिंदी होता है आयनिक ठोस। और तीसरा है मेटालिक सॉलिड। हिंदी होता है धात्विक ठोस। और चौथा कोवैलेंट सॉलिड। और इसी को बोला जाता है नेटवर्क सॉलिड। हिंदी होता है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो इस प्रकार से क्रिस्टलाइन सॉलिड को ये 4 प्रकार से बांटा गया है। अब इस चारों क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है। तो अब हम लोग यहाँ से मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस, देखें इसका हिंदी आणविक ठोस, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है
इसमें जो अवयवी कण है वो मॉलिक्यूल है, अणु है। तो ध्यान है कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण अणु हो। ये 4 प्रकार के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इस चारों प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड को परिभाषित करने के लिए हम लोगों को 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला कि उसमें अवयवी कण क्या है, उनकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, और दूसरा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो किसी भी प्रकार का ठोस को परिभाषा देने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी अगर इसका परिभाषा देना है तो इनके लिए भी 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण, किसमें अवयवी कण क्या है, और दूसरा चीज़ कि इस अवयवी कण के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आकर्षण का बल क्या है। मतलब इसका जो अवयवी कण है अणु, वो अवयवी कण आपस में बंधे होते हैं किस बल के द्वारा। तो इसके अवयवी कण और उसके बीच लगने वाला आकर्षण बल अगर ज्ञात हो जाए तो सॉलिड का परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ से नाम से पता चल रहा है कि इसके अवयवी कण जो है वो मॉलिक्यूल होंगे, अणु होगा, और अणुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण का बल होता है वो दुर्बल आकर्षण बल होता है, बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान रहे, अणुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण का बल होता है वो दुर्बल आकर्षण बल होता है। तो अब इन 2 चीज़ों की सहायता से अब हम लोग आणविक ठोस का परिभाषा दे सकते हैं कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण अणु है और वो अणु दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। ध्यान रहे, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण अणु एक दूसरे से दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा, बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बंधे होते हैं, तो उसे हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 प्रकार का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के आधार पर यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स भी अलग अलग होते हैं। तो अगर इस बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो ये जो बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ध्यान रहे, ये जो बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इस अणुओं के बीच में वो 3 प्रकार का हो सकता है। ये बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे पहला, ये जो अणु है वो हो सकता है कि नॉन पोलर हो। ध्यान रहे, कैसा हो, नॉन पोलर हो। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो हो सकता है कि नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एक दुर्बल आकर्षण का बल हो सकता है। अणु ध्रुवीय भी हो सकता है और अध्रुवीय भी हो सकता है। तो ये जो अणु है वो हो सकता है कि अध्रुवीय है, दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। तो नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, और ये जो नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है उसको हम लोग डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। डिस्पर्सन फोर्स हिंदी होता है परिक्षेपण बल, या इसी को हम लोग लंदन फोर्स भी कहते हैं। तो नॉन पोलर और नॉन पोलर जो अणु है, अध्रुवीय और अध्रुवीय जो अणु है दो, उस दोनों अध्रुवीय अणुओं के बीच में जो आकर्षण का बल काम करेगा, जो दुर्बल आकर्षण का बल होगा, वो डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स हो सकता है, सबसे पहला। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो हो सकता है कि पोलर मॉलिक्यूल हो, तो दोनों तरफ से पोलर मॉलिक्यूल हो। तो पोलर और पोलर मतलब ध्रुवीय और ध्रुवीय मॉलिक्यूल एक दूसरे से बंधे हो सकते हैं।
पहला अध्रुवीय अध्रुवीय बंधा हो सकता है, दूसरा पोलर और पोलर बंधे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पोलर और पोलर अणु के बीच में, पोलर और पोलर जो अणु है, उस पोलर और पोलर अणु के बीच में जो दुर्बल आकर्षण का बल, ये जो बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन हिंदी होता है द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया। द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया। और हो सकता है कि तीसरा जो दुर्बल आकर्षण बल है, हो सकता है कि वो अणु में हाइड्रोजन जो है, ध्यान है, वैसा आणविक ठोस हो सकता है कि जिसमें जो अणु है, उस अणु का हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो सकता है। तो जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तीन अधिक ऋणात्मक तत्व जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो जो बंधन बनता है, उस बंधन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर देखा कि जो इस मॉलिक्यूल जो है, इसका व्यवीकरण मॉलिक्यूल जो है वो ध्रुवीय भी हो सकता है, अध्रुवीय भी हो सकता है, और हाइड्रोजन जो है वो अधिक ऋणात्मक तत्वों के साथ भी जुड़ सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीन प्रकार के बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पहला है डिस्पर्सन या लंदन फोर्स, दूसरा है डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन, और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तीन प्रकार का जो ये बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस तीन प्रकार के बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान रहे, इस अणुओं के बीच में जो लग रहा है, इस अणु के बीच में जो बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, इस बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी तीन प्रकार से बांटा गया है। अणुओं के बीच में लगने वाला जो दुर्बल आकर्षण का बल है, ये यहाँ पर दिखाया गया कि तीन प्रकार का दुर्बल आकर्षण बल लग सकता है। तो इस तीन प्रकार के दुर्बल आकर्षण बल के आधार पर मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी तीन प्रकार से बांटा गया है। अब हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो तीन प्रकार के होते हैं वो कौन कौन होते हैं। उससे पहले आप चाहें तो इसको छाप सकते हैं टोटल को। तो इस तीन प्रकार का जो बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस तीन प्रकार के बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन प्रकार के होते हैं जनाब। वो तीन प्रकार का कौन कौन है वो देखें। सबसे पहला कि हो सकता है अवयवी कण नॉन पोलर हो। तो जो पहला टाइप हुआ वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा है हो सकता है अवयवी कण पोलर हो, ध्रुवीय, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधा है, तो इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसका हिंदी होगा अध्रुवीय आणविक ठोस। इसका हिंदी होगा ध्रुवीय आणविक ठोस। इसका हिंदी होगा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार का जो दुर्बल आकर्षण बल लग रहा था अणुओं के बीच में, तो इस तीन प्रकार के अणु और तीन प्रकार के दुर्बल आकर्षण बल के आधार पर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी तीन प्रकार से बांटा गया है। अब इस तीनों प्रकार को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखें, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो कहता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो किसी भी प्रकार की ठोस की परिभाषा को देने के लिए हम लोग को दो चीज़ चाहिए। सबसे पहला कंसिस्टेंट पार्टिकल्स, उसके अवयवी कण, और दूसरा चीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो यहाँ पर हम लोग को दोनों चीज़ मालूम है कि अवयवी कण क्या है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। तो ये दो चीज़ पता चल गया। और जब ये दो चीज़ पता चल गया, अवयवी कण क्या है, उसके बीच लगने वाला आकर्षण का बल क्या है, तो इसके आधार पर हम लोग इसका परिभाषा दे सकते हैं। तो अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस की परिभाषा देना हो, तो बच्चों आप इस प्रकार से लिख सकते हो, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण अध्रुवीय अणु हो और वो दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल के द्वारा बंधे होते हैं, तो उसे हम लोग अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इस प्रकार का ठोस जिसमें अध्रुवीय अणु परिक्षेपण बल या लंदन बल के द्वारा बंधे हो, तो उस प्रकार के ठोस को हम लोग अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। और ध्यान रहे कि यहाँ पर जो आकर्षण का बल है वो दुर्बल है, अध्रुवीय है, तो आकर्षण का बल बहुत ही दुर्बल है। और दुर्बल आकर्षण बल होने के कारण ये जनरली कमरे के ताप पर द्रव या गैस अवस्था में पाया जाता है। और ये लोग विद्युत के कुचालक होते हैं। ध्यान रहे, ये लोग विद्युत के कुचालक होते हैं और ये मुलायम होते हैं, क्योंकि आकर्षण का बल बहुत ही दुर्बल है। और दुर्बल आकर्षण बल होने के कारण ये मुलायम भी होता है। ये कमरे के ताप पर द्रव और गैस अवस्था में पाया जाएगा। और चूंकि ये अध्रुवीय है, मतलब यहाँ पर कोई आवेश का निर्माण नहीं हो रहा, आयन का निर्माण नहीं हो रहा, आयनों का प्रवाह नहीं होगा, अर्थात ये विद्युत का कुचालक होगा। जैसे नोबेल गैस हो गया, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। तो एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, H2, ये सब उसके एग्जाम्पल हो गया। H2 के अलावा Cl2 भी हो सकता है, एक ही प्रकार का अणु, तो ये अध्रुवीय होगा। ये सब इसके एग्जाम्पल हो गया। अब अगला है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो अगर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो फिर इसी प्रकार से यहाँ भी दो चीज़ को सबसे पहले ज्ञात करना है। सबसे पहला कि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, अवयवी कण क्या है, और दूसरा चीज़ कि इसके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। किसी भी प्रकार की ठोस की परिभाषा को देने के लिए दो चीज़ बहुत जरूरी। सबसे पहला चीज़ को ध्यान रखना है कि उनके अवयवी कण क्या है और उसके बीच लगने वाला आकर्षण का बल क्या है। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इसके अवयवी कण जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। और उसके बीच लगने वाला आकर्षण का बल, तो पोलर पोलर के बीच में जो लगने वाला आकर्षण का बल है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो हो गया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया। तो अब इन दोनों की सहायता से हम लोग इसका परिभाषा दे सकते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु है, या वैसा आणविक ठोस जिसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु है। और ये ध्रुवीय अणु आपस में द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के द्वारा बंधे हैं, तो वैसे ठोस को हम लोग पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। और चूंकि यहाँ पर पोलर है, तो पोलर और पोलर के बीच में आकर्षण का बल जो है वो नॉन पोलर की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। इसलिए उसके ये जो है पोलर मॉलिक्यूलर जो सॉलिड है, इसका
जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के तुलना में अधिक होगा। तो अगर आप इसका परिभाषा लिखना चाहें बच्चे तो लिख सकते हैं कि वैसा ठोस या वैसा आणविक ठोस जिसमें अवयवी कण ध्रुवीय अणु आपस में द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के द्वारा बंधे होते हैं, तो उस प्रकार के ठोस को हम लोग पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। ये भी मुलायम होता है और ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं। और आगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा, इसका एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया H2O, NH3, HCl इत्यादि। अगला है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड, यहाँ पर भी दो चीज़ को ज़रूरत है, उसके बीच लगने वाला आकर्षण का बल और उसका अवयवी कण। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि वैसा आणविक ठोस जिसके अणु के हाइड्रोजन, ध्यान रहे, वैसा आणविक ठोस जिसके अणु के हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अगर उसके अणु का हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उस प्रकार के ठोस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। जब एक चीज़ को ध्यान रखें कि जब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये अधिक ऋणात्मक तत्व है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये जो अधिक ऋणात्मक एलिमेंट है, ये अधिक ऋणात्मक एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो जो बंधन बनता है उस बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो जब उस अणु का हाइड्रोजन जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अर्थात हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं तो उस प्रकार के मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। याद रखने के लिए FON फोन है, याद रखना है फोन है, जहाँ पे फोन है वही हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। जैसे अब इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल को दिखाते हैं। तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात कर रहे थे, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आइस, फॉर्मेशन ऑफ आइस, आइस का निर्माण। आइस बहुत सारे जल के अणु H2O, ये जल के अणु एक हो गया। फिर इसी प्रकार से और भी जल के अणु, ये दो अणु हो गया। इसी प्रकार से और भी जल के अणु, बहुत सारे जल के अणु हो सकता है। और यहाँ पर देखिए जल के अणु, यह ऑक्सीजन अधिक ऋणात्मक तत्व है और यह हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण किया है, इलेक्ट्रॉन का साझा करके कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण किया है। लेकिन ये अधिक ऋणात्मक तत्व होने के कारण ये साझा किया गया इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और जब अपनी ओर खींचेगा अधिक ऋणात्मक तत्व होने के कारण तो इस पर आ जाएगा आंशिक रूप से माइनस चार्ज, इधर आ जाएगा आंशिक रूप से प्लस चार्ज, यहाँ भी आंशिक रूप से प्लस, उसी प्रकार से यहाँ भी आंशिक रूप से माइनस और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से प्लस, यहाँ भी उसी प्रकार से आंशिक रूप से माइनस, यहाँ आंशिक रूप से प्लस। अब इस माइनस और इस प्लस के बीच में एक अट्रैक्शन होगा और इस अट्रैक्शन के कारण
ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड का निर्माण होगा, जिसको हम लोग डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाते हैं। और ये डॉटेड लाइन के द्वारा जो बॉन्ड को दिखाया गया है वही बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी प्रकार से यहाँ पर भी O और H के बीच में एक डॉटेड लाइन के द्वारा एक बंधन दिखाया जाएगा, यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से अगर आगे और भी रहता तो आगे भी इसी प्रकार से बॉन्ड बनता, इधर भी होता तो इधर भी उसी प्रकार से बॉन्ड बनता। और इस तरह से बहुत सारे जल के अणु जब हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है तो बर्फ का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर ये अणु का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ। अभी बताया गया था कि जब अधिक ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन, इस तीनों में से कोई भी एक अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़े तो देखिए अणु का हाइड्रोजन अधिक ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। तो इस तरह से यह हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हुआ। और हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जब अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जब एक दूसरे से बंधा होता है तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड का निर्माण होता है उस मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। और यह जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ये वाष्पशील द्रव के रूप में पाए जाते हैं। तो ये था मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन प्रकार का होता है, एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीनों में दुर्बल आकर्षण का बल है। इस दुर्बल आकर्षण बल के कारण ये लोग जनरली द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, पर हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन बंधन के निर्माण के कारण ये सामान्यतः वाष्पशील द्रव या मुलायम ठोस के रूप में पाया जाता है। और ये लोग विद्युत के कुचालक होते हैं। आणविक ठोस जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो अब हम लोग पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया कंप्लीट। अब हम लोग दूसरा सॉलिड आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक सॉलिड हिंदी होता है आयनिक ठोस। तो फिर उसी प्रकार से बताया गया था कि किसी भी प्रकार की ठोस का अगर परिभाषा देना हो तो हम लोगों को दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो आयनिक ठोस नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अवयवी कण आयन है। इसके अवयवी कण आयन है। अब आयन किसे कहते हैं बच्चों? आयन के बारे में बताया गया था आप लोगों को कि आवेशित कणों को आयन कहते हैं। ध्यान रहे, अगर आयन की बात करें तो एकदम सिंपल डिफिनेशन, चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड आयन। आवेशित कण आयन कहलाता है। और ये आयन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होगा केटायन तो दूसरा होगा एनायन। तो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम लोग को पता चल गया। अवयवी कण हम लोगों को पता चल गया कि अवयवी कण आयन है, वो धनायन भी हो सकता है और ऋण आयन भी। केटायन हिंदी होता है धन आयन और एनायन इसका हिंदी होता है ऋण आयन। तो इसके अवयवी कण धन आयन और ऋण आयन है। तो अब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग बता सकते हैं। तो ध्यान रहे कि धन आयन और ऋण आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। धन आयन और ऋण आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहलाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा जो बॉन्ड का निर्माण होता है उस बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। 11th में पढ़ाया गया था कि धन आयन और ऋण आयन आपस में एक प्रबल आकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा जुड़ा होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा जो बंधन बनता है उस बंधन को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या जो आयनिक बॉन्ड होता है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
तो अब ये दो चीज़ हम लोगों को पता चल चुका है कि कंसिस्टेंट पार्टिकल्स क्या है और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। और जब ये दोनों चीज़ पता चल गया तब इन दोनों की सहायता से हम लोग परिभाषा दे सकते हैं। तो परिभाषा लिख सकते हैं आप लोग कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण आयन, चाहे तो ब्रैकेट में धन आयन और ऋण आयन भी दे सकते हैं, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण आयन एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या आयनिक फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं या प्रबल आकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उस ठोस को हम लोग कहते हैं आयनिक सॉलिड। दैट सॉलिड in which constituent particles are ion bonded together by a strong force of attraction, that means electrostatics force, this is called ionic solid। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण आयन प्रबल आकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं, तो उस प्रकार के ठोस को हम लोग कहते हैं आयनिक ठोस। ये हो गया परिभाषा। और आयनिक ठोस के लिए हमेशा ध्यान रखें उसमें इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः स्थानांतरण होता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वो धन आयन बनाएगा और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऋण आयन बनाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला होगा तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला कोई धातु हो सकता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला कोई अधातु होगा। तो ये त्याग करेगा तो धन आयन और ये ग्रहण करेगा तो ऋण आयन। तो इस तरह से एक धातु और एक अधातु, जैसे NaCl, KCl, KNO3, MgCl2 इत्यादि, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड। तो ध्यान रखें कि आयनिक सॉलिड जो होगा उसमें एक धातु होगा और एक अधातु। तो आयनिक सॉलिड इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये मेटल तथा नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है। धातु और अधातु के संयोग को हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आयनिक ठोस का परिभाषा हो गया कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण आयन मजबूत आकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आयनिक ठोस, जैसे NaCl, KCl, KNO3, MgCl2 इत्यादि। और ये जो है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः स्थानांतरण से बनता है। जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ NaCl देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl नहीं, किसी भी प्रकार का कंपाउंड हो, किसी भी प्रकार का आयनिक कंपाउंड हो। तो फॉर्मेशन ऑफ अगर आयनिक कंपाउंड देखें, एक मैकेनिज्म को समझाते हैं। देखिए कि कोई धातु होगा, उस धातु के आउटर इलेक्ट्रॉन, उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1, 2 या 3 होगा। तो वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले के तुलना में कम जाएगा। इलेक्ट्रॉन कम जाएगा तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा, मतलब नाभिक में प्रोटॉन जो है वो अधिक हो गया इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इसलिए प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इस पर आ गया एक प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन कम गया है, प्रोटॉन बढ़ गया, इसलिए प्लस चार्ज। तो जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा। और दूसरा होगा कोई उस आयनिक कंपाउंड में एक नॉन मेटल होगा, वो नॉन मेटल को हम लोग X के द्वारा रिप्रेजेंट किया। इसके आउटर इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होगा। वो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो उतने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। और जब उतने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब उस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है वो पहले से बढ़ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, इसलिए उस पर आ जाएगा एक माइनस चार्ज। तो मेटल इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो पॉजिटिव चार्ज, एक केटायन बनाया। और जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो उस पर माइनस चार्ज, मतलब एनायन बनाया। अब इस केटायन और इस एनायन, एक केटायन है और एक एनायन है, इस केटायन और एनायन के बीच में एक मजबूत आकर्षण का बल काम कर रहा है।
और ये जो मजबूत आकर्षण का जो बल काम कर रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो बन जाएगा एक आयनिक कंपाउंड, जिसमें एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। तो ध्यान रखें कि आयनिक कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा बनता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः स्थानांतरण के द्वारा बनता है, जिसमें एक धातु होता है और एक अधातु होता है। तो इस तरह से ये आयनिक सॉलिड है। अब आयनिक सॉलिड में देखें कि धातु और अधातु मतलब धन आयन और एक ऋण आयन, इस धन आयन और ऋण आयन के बीच में एक मजबूत आकर्षण का बल काम कर रहा है। और जब मजबूत आकर्षण का बल काम कर रहा है तो इसके बीच का जो आकर्षण का बल है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और स्ट्रांग आकर्षण बल होने के कारण इन दोनों को सेपरेट करना, पृथक करना आसान नहीं है। इन दोनों को पृथक करने के लिए हम लोगों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इसका जो द्रवनांक और क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है। और चूंकि ये मजबूत बंधन से बंधे हैं, और जब मजबूत बंधन से बंधा है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कठोर होते हैं और सुदृढ़ होते हैं। तो ध्यान रहे कि आयनिक सॉलिड जो होता है वो कठोर और सुदृढ़ होते हैं, क्योंकि इनके बीच का बंधन जो होता है वो स्ट्रांग होता है। जो आयनिक कंपाउंड जो होता है उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, क्योंकि इसके बीच का जो आकर्षण का बल है वो बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, और स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होने के कारण इसको अलग करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। और ध्यान रहे जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो यदि ठोस अवस्था में हो तो वो विद्युत का कुचालक होता है। भाई जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में ये धन आयन और ऋण आयन एक मजबूत बंधन से बंधे होते हैं, और जब मजबूत बंधन से बंधे होते हैं तो इसके आयन जो है अर्थात जो धन आयन और ऋण आयन बंधे हैं वो गति के लिए स्वतंत्र नहीं है, वो गति के लिए स्वतंत्र नहीं है, वो गति नहीं कर सकता। तो जब आयन प्रवाह नहीं करेगा अर्थात ये विद्युत का चालन नहीं करेगा। लेकिन जब इसको जल में घोल दिया जाए या इसको पिघला दिया जाए उस स्थिति में इसके आयन गति के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, ये बंधन टूट जाएगा और उसके आयन मूव करना शुरू कर देगा। तो जब इसके आयन मूव करेगा तो उस स्थिति में वो विद्युत का चालन करेगा। तो ध्यान रहे कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में उसके आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से बंधे होते हैं, अर्थात वो गति के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। लेकिन जब वो गलित अवस्था में हो या पिघला अवस्था में हो उस स्थिति में इसके आयन गति के लिए स्वतंत्र होता है, क्योंकि इनके बंधन टूट जाते हैं और वो उस स्थिति में विद्युत का चालन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड गलित अवस्था में या पिघला अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड और दूसरा आयनिक सॉलिड के बारे में देखा। अब इसके बाद बचते हैं मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड, लेकिन वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में।